हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो जर्नी है उसको समझ रहे हैं, हमने समझा कि कैसे इकोनॉमी की शुरुआत होती है, फिर फ्यूडलिज्म आता है, फिर मर्केंटलिज्म आता है और कैपिटलिज्म। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कैपिटलिज्म के बाद जो नया इकोनॉमिक मॉडल आता है, जो नया इकोनॉमिक सिस्टम आता है, उसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों आई, सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए। फिर दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। फिर हम समझेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अच्छी बातें हैं। फिर हम समझेंगे कि उसमें क्या कमियां हैं, और इस तरह से हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में समझने जा रहे हैं। इस क्लास में एक अलग जो बात होगी वो ये होगी कि आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के पीछे कौन सी फिलॉसफी या कौन सा दर्शन काम करता है ये भी बताया जाएगा। क्योंकि हमारे मन में जब तक सभी डॉट कनेक्ट नहीं होते तब तक कॉन्सेप्ट को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, और समझ में भी आना चाहिए और कॉन्सेप्ट को पढ़ने में मज़ा भी आना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक टीचर का रोल होता है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर वो पढ़ाए तो उसको आप अपने डेली लाइफ या जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके साथ उसे जोड़ा जा सके। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था कि फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म के बाद मर्केंटलिज्म आया, मर्केंटलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आया। और कैपिटलिज्म को हमने पढ़ा था कि उसमें बहुत अच्छी बातें थी, जैसा हमने वो इनोवेशन को सपोर्ट करता है, वो कंपटीशन को सपोर्ट करता है, और इकोनॉमी में इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, ट्रेड को बढ़ाता है, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन एक सवाल है कि अगर कैपिटलिज्म एक परफेक्ट मॉडल होता इकोनॉमी का, या एक कंप्लीट मॉडल होता, एक कंप्लीट एरर फ्री सिस्टम होता, तो हमको शायद किसी दूसरे इकोनॉमिक मॉडल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मेरे पास एक ऐसा मोबाइल फ़ोन आ जाए जो परफेक्ट मोबाइल फ़ोन हो, जो कंप्लीट हो, तो मैं शायद कभी दूसरा कोई मोबाइल का मॉडल लूँ ही नहीं। हम सब हमेशा बेहतर होने की प्रयास में चलते हैं, क्योंकि हम मानव है, और मानव का जो जानवर से अंतर होता है उसका एक रीजन, सबसे प्रमुख जो रीजन है वो ये है कि बेहतर होना। हजारों सालों से जानवर जिस स्थिति में थे आज भी उसी स्थिति में है, लेकिन मानव अपने आप को लगातार सुधार करता जा रहा है। तो उसी क्रम में हम जब मानव की इस प्रवृत्ति, इस कॉन्शियसनेस को इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो उसने इकोनॉमी में भी अपने आप को लगातार रिफॉर्म किया। मैंने आपको बताया कि फ्यूडलिज्म में जो कमियां थी वो मर्केंटलिज्म में नहीं रही, मर्केंटलिज्म में जो कमियां थी वो कैपिटलिज्म में नहीं रही। तो सवाल है, जो कैपिटलिज्म में कमियां होंगी उसी से एक नए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ होगा, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या कमियां थी। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सबसे प्रमुख कमी थी, जो सबसे बड़ी कमी थी, वो थी शोषण, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, किसका हो रहा था? जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो पैसे वाले लोग थे, जिनका संसाधनों पर कंट्रोल था, वो कुछ लोग, सपोज करो, मान लो वो कुछ लोग किस पे शोषण कर रहे थे? जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, जो लेबर क्लास थी, उसका शोषण कर रहे थे। तो मतलब ये क्लास इस क्लास का शोषण कर रही थी, और इसी के कारण, है ना, मान लो जहां मजदूर लिख देते हैं ताकि आपको फील हो, है ना। और ये शोषण जब बहुत बढ़ गया, और इसी शोषण का बढ़ने का जो कारण था, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं असमानता या इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जब बढ़ी तो उससे शोषण हुआ, और जहां शोषण होगा तो वहां कुछ ना कुछ तो फिर नया आएगा ही। और इसी में एक नई विचारधारा आई
जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और उस अर्थव्यवस्था को अब हम समझते हैं। हमें यहाँ ये समझना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जो समस्या आ रही है, जो असमानता, शोषण या मानवता का अलगाव हो रहा है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में सब पढ़ा, तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो जो विचारक जो समाजवाद का समर्थन करते थे, है ना, जैसे ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, ये सब जो विचारक थे, इन्होंने कहा कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है प्राइवेट ऑनरशिप, निजी स्वामित्व। हमने क्या पढ़ा था, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ऑनरशिप होती है, निजी स्वामित्व होता है। तो उसको कहा, जो सोशलिस्ट फिलोसफर थे उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये समस्या है, यही सभी समस्याओं का मूल कारण है। इसी के कारण शोषण हो रहा है, इसी के कारण असमानता हो रही है। तो कहा कि ये मूल कारण है और इसी मूल कारण को अगर हम दूर कर दें तो जो नई व्यवस्था बनेगी वो अच्छी व्यवस्था होगी, वो मानव केंद्रित या कल्याणकारी व्यवस्था होगी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि निजी स्वामित्व के पीछे क्या रीजन है। पूंजीवाद क्या कहता था, स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद एक धारणा होती है जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति की क्षमताएं उसके जन्म से उसको प्राप्त होती हैं, वो प्रकृति या नेचर के द्वारा उसे प्रदान की जाती है। तो उस क्षमता से जो भी प्रॉफिट होगा, प्रोड्यूस होगा, उस क्षमता से जो भी प्रॉफिट प्रोड्यूस होगा, उस प्रॉफिट पे ओनरशिप या अधिकार या एथिकल राइट उसी व्यक्ति का होना चाहिए। कहने का मतलब, जो व्यक्ति है वो जब पैदा होता है तो कई सारी अपनी क्षमताओं को लेकर पैदा होता है। ये क्षमताएं किसी कृत्रिम संस्था या किसी आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट, सोसाइटी के द्वारा नहीं होती, जबकि ये उसकी बाय बर्थ उसकी खुद की कैपेबिलिटी होती है। तो जब उसकी कैपेबिलिटी है तो उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट हो तो उस प्रॉफिट पर भी उसका अधिकार होना चाहिए, अर्थात निजी स्वामित्व होना चाहिए। और इसके पीछे ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, ये कैपिटलिस्ट का था। परंतु जो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति पैदा होता है तो बेसिकली उसकी क्षमता समाज के द्वारा बनाई जाती है, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। देखिए, जब हम किसी स्कूल को पढ़ रहे हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो केवल अपने आप को उसी फिलॉसफी का पार्ट समझेंगे, और फिर ओवरऑल जब पूरी फिलॉसफी पढ़ लेंगे, जब वो उसका पूरा इकोनॉमिक मॉडल समझ लेंगे, उसके बाद हम उस पर क्रिटिक करेंगे। अभी अगर आप मेरे साथ लॉजिक करने लगोगे तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले आप न्यूट्रल होकर मुझे एक्सेप्ट करिए, उसके बाद इस पर डिस्कस करिएगा। तो जैसा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को जो मानते हैं वो कहते हैं कि मनुष्य की अपनी क्षमताएं जो होती हैं वो जन्म से नहीं, वो समाज के द्वारा दी जाती हैं। मनुष्य एक सोशल एनिमल है और उसको जो क्षमताएं दी हैं वो समाज ने दी हैं, इसीलिए उससे जो भी प्रॉफिट हो उस पर हक कलेक्टिव ओनरशिप का होना चाहिए, उसमें उस व्यक्ति का हक नहीं होना चाहिए, उसमें समाज का हक होना चाहिए। और ये बात अगर आप देखो, सपोज करो अगर मैं बचपन में पैदा होता और मुझे कोई जंगल में छोड़ दिया जाता, तो क्या आपको लगता है कि मैं आज जिस कैपेबल हूं, पढ़ा पा रहा हूं, मैं पढ़ा पाता? अगर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं तो इसमें सोसाइटी का ही रोल है, तो फिर मैं जो भी प्रॉफिट जनरेट करूं उस पर सोसाइटी का हक होना चाहिए। आप देखो, बहुत बड़े बड़े आप आजकल स्टार्टअप सुनते होंगे, ये सारे स्टार्टअप हैं वो अफ्रीका में क्यों नहीं होते, वो अफगानिस्तान में क्यों नहीं होते, वो यूएसए, यूरोप जैसे देशों में क्यों होते हैं? अगर जन्म से ही चीजें हो रही होती तो यहां भी जन्म होता, वहां क्षमताएं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्षमता कहीं ना कहीं, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल कहीं ना कहीं सोसाइटी पे डिपेंड करता है।
मैंने आपको एक लॉजिक और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच देके समझाया। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी मानते हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो अपनी कैपेबिलिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो सोसाइटी के द्वारा होता है, बाय सोसाइटी। तो जब सोसाइटी के द्वारा वो हो रहा है तो सोसाइटी का हक होना चाहिए, अर्थात प्राइवेट ऑनरशिप अनएथिकल है, प्राइवेट ऑनरशिप सही कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था से समस्याएं निकल के आ रही हैं। तो कहने का मतलब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था मानने वाला ये बोलेगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि व्यक्ति की क्षमता जन्म के आधार पे है और वो जन्म के आधार पे अपनी क्षमताओं का स्वामी होता है, तो क्षमता से जो भी लाभ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका भी वो स्वामी होगा, और ये एथिकल है। पर इसी कॉन्सेप्ट का, इसी लॉजिक का समाजवादी अर्थव्यवस्था मानने वाले विरोध करते हैं और कहते हैं ये गलत है। मनुष्य या ह्यूमन बीइंग की जो क्षमता है वो सोसाइटी के द्वारा जनरेट होती है, इसीलिए अगर उसका प्रॉफिट होता है तो वो भी सोसाइटी का होना चाहिए, ना कि प्राइवेट ऑनरशिप, क्योंकि सभी तरह के शोषण का कारण प्राइवेट ऑनरशिप है। और इस तरह जो सोशलिस्ट इकोनॉमी मानने वाले जैसे कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो बेस है उसी को गलत सिद्ध कर देंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल अपने आप गलत सिद्ध हो जाएगा, और ऐसा वो करते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के पीछे लॉजिक देते हैं कि ह्यूमन बीइंग की क्षमताएं समाज के द्वारा होती हैं और समाज को उसका लाभ मिलना चाहिए और समाज का उसमें स्वामित्व होना चाहिए। साथ में और भी तरीके से वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को गलत ठहराते हैं। एक थ्योरी ऑफ सरप्लस है ना, थ्योरी ऑफ सरप्लस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अनएथिकल या गलत बताता है। वो कहता है कि जब कोई मजदूर या लेबर काम करता है तो दो तरह का लेबर होता है। एक होता है नेसेसरी लेबर या जरूरी मजदूरी, है ना। तो कहने का मतलब जो लेबर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेसेसरी लेबर और एक होता है सरप्लस लेबर। अभी हम आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो दरअसल ये बता रहे हैं कि कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इनएफिशिएंट, अनएथिकल, इनलॉजिकल बताया जा रहा है, क्योंकि जो लोग पहले इसका विरोध करेंगे वही फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल देंगे। तो पहले वो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, पहले की आइडियोलॉजी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई नई बिल्डिंग बनानी है तो पहले उस जगह जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे डिमोलिश करना होगा, वही सेम हो रहा है। तो ये मेंटल बिल्डिंग है तो उसी को डिमोलिश किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स का हम नाम लेके चल रहे बार बार, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सबसे प्रमुख व्यक्तित्व है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वो कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स बार बार मैं अगर नाम लूंगा तो इसका ये मत मतलब समझना कि केवल कार्ल मार्क्स ही एक ऐसे शख्स हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। कार्ल मार्क्स के पहले मैंने आपको बताया रॉबर्ट ओवेन, और जो यूटोपिया एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, फिर कार्ल मार्क्स का एक जनरेशन होती है, फिर ग्रामसी आते हैं जो मॉडर्न सोशलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से कई फिलोसफर हैं, लेकिन हम बात करते हैं अभी कार्ल मार्क्स को, क्योंकि इन्हीं ने सबसे जो प्रमुख या सबसे साइंटिफिक तरीके से डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने कहा कि लेबर जो होता है वो लेबर दो तरह का लेबर होता है, एक होता है नेसेसरी लेबर, आवश्यक मजदूरी, और एक होता है सरप्लस लेबर या अधिक मजदूरी। तो कहता है कि एक लेबर अगर मान लो काम करता है तो उसको कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, सपोज करो रोटी, कपड़ा, मकान। जब वो इसके लिए काम करता है तो मान लो वो 4 घंटे काम करता है और इस 4 घंटे में वो इतना कमा सकता है कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाएगा। सपोज करो 4 घंटे में वो 100 रुपये कमा लेता है, तो वो कहेगा ये नेसेसरी लेबर है, अर्थात 100 रुपये जो उसने कमाई की वो जरूरी मजदूरी थी। साथ में कार्ल मार्क्स कहता है कि मजदूर उससे भी ज्यादा काम करता है। सपोज करो 4 घंटे उसने और काम किया और उसने फिर 100 रुपये और कमाए, तो ये हो गया सरप्लस लेबर। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये वाला हिस्सा तो लेबर को दिया जाता है,
क्योंकि लेबर काम करता है, उसको ये हिस्सा तो दिया जाता है, पर ये हिस्सा उसको नहीं दिया जाता। जो वो सरप्लस लेबर करता है वो उसको न देके पूंजीपति या कैपिटलिस्ट क्लास अपने पास रख लेता है, जिसको कार्ल मार्क्स बुर्जुआ ग्रुप बोलता है, बुर्जुआ ग्रुप। वो कहता है कि जो बुर्जुआ ग्रुप है या जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है वो ये सरप्लस जो लेबर है इससे जो पैसा आता है उसको अपने पास रख लेता है, जबकि नैतिक रूप से या एथिकल रूप से इस पर लेबर का हक होना चाहिए। और कहा यही चीज असमानता, इनइक्वालिटी और शोषण का कारण है। समझिएगा, कार्ल मार्क्स ये बोल रहा है कि जो लेबर क्लास है उसका जो हक है वो हक लेबर को न देके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने पास, जो कैपिटल क्लास है उसके पास रख दिया जाता है। इस तरह कार्ल मार्क्स कहता है कि ये पूरी की पूरी थ्योरी अनएथिकल है और इसी के कारण शोषण हो रहा है। कि काम कोई और कर रहा है, उस काम से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो वास्तव में मजदूर वर्ग का हक है, उसमें नैतिक रूप से मजदूर वर्ग का हक होना चाहिए, पर वो कहीं और चला जा रहा है और यही चीज धीरे धीरे असमानता को बढ़ाता जा रहा है। और इस तरह से कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर सीधे आघात या अटैक किया और अपना समाजवाद या सोशलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल जनरेट किया। आइए अब समझते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। आपको परेशान नहीं होना, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी बहुत भी अगर समझ में आ रहा है तो बस वो भी बहुत है, क्योंकि मानव की क्षमता बड़ी तार्किक होती है। अगर आपको थोड़ी भी समझ में आएगा और आप उसको सोचते रहेंगे तो आप उसको खुद कंप्लीट कर लेंगे। आपके अंदर भी एक कार्ल मार्क्स होगा, आपके अंदर भी एक मिल, एक एडम स्मिथ, सब होगा, बस आपको उसको जगाना है। ठीक, तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमने यहां समझा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरह से गलत सिद्ध हो रही है, तो जस्ट उसका अपोजिट हम एक नया मॉडल लेते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जिसमें कहा जाता है कि जो संसाधन हैं, जो रिसोर्स हैं, जो रिसोर्स हैं, अभी तक हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर का इस पे हक होना चाहिए, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले कहते हैं कि जितने भी रिसोर्स हैं उसका मैनेजमेंट या उस पर कंट्रोल या उस पर ऑनरशिप किसकी होनी चाहिए? स्टेट की होनी चाहिए। स्टेट की बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं सोसाइटी की होनी चाहिए, या आप बोल सकते हैं कलेक्टिव होनी चाहिए, सामूहिक अधिकार होना चाहिए। तो कहने का मतलब संसाधनों पे हक, संसाधन का मतलब जमीन, भूमि, जो भी आपको लगता है कि जिससे मानवता के लिए कुछ ना कुछ आप अर्न कर सकते हो, या जो इकोनॉमिकल हमें कुछ रिटर्न दे सकता है, या जो हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस हमें जिससे मिल सकता है, वो सब संसाधन है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, सनलाइट हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वेव्स हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे फायर हो, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, ये सब रिसोर्स हैं। और इन सब रिसोर्स पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, अर्थात प्राइवेट ओनरशिप नहीं होना चाहिए। अब अगर स्टेट का कंट्रोल होगा तो फिर क्या होगा? अगर स्टेट का कंट्रोल होगा तो स्टेट ही डिसाइड करेगा कि ये रिसोर्स कैसे यूज होंगे, कैसे प्रयोग होंगे। प्रयोग संबंधित सारी बातों का निर्णय कौन करेगा? स्टेट करेगा, सरकार करेगी। क्योंकि आपको पता है कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, हमें दिखता नहीं है कहीं, ये एक कल्पना के समान है। तो स्टेट के नाम पर जो भी काम किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है या सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसको आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हो। तो कहा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो ऑनरशिप होगी वो स्टेट की होगी, वो सोसाइटी की होगी, वो कलेक्टिव होगी, और उस पर सारे निर्णय संसाधनों के संबंध में सरकार के द्वारा लिए जाएंगे।
सरकार निर्णय लेगी कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है, किस मूल्य पे देना है, मूल्य का निर्धारण किसको देना है ना, विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या प्राइस होना चाहिए, कस्टमर कौन होंगे, ये सब बातों का निर्धारण सरकार करेगी। कहने का मतलब एक अगर आदर्श स्थिति देखें और सपोज करिए भारत में प्योर समाजवाद आ जाए जो कार्ल मार्क्स जैसा सोचता था, तो क्या होगा? हम सबके बैंक अकाउंट खत्म हो चुके होंगे, हम सबके पास एक भी रुपया खुद का नहीं होगा, क्योंकि निजी स्वामित्व तो नहीं रहेगा। हमें जो जो चीज़ ज़रूरत होगी वो सब हमें सरकार के द्वारा दी जाएगी। सरकार निर्धारित करेगी कि हमारे पास क्या होना चाहिए क्या नहीं। आज आप चाहते हो तो आईफोन लेते हो, लैपटॉप लेते हो, कार खरीदते हो, जिस स्कूल में पढ़ना है, जिस रेस्टोरेंट में खाना है, जिस हॉस्पिटल में जाना है, जिस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, आप सब खुद डिसाइड करते हो, खरीदने के संदर्भ में भी, और साथ में आप ही निर्धारित करते हो कि आपको कैसे पैसा कमाना है, क्या बेचना है, आपको मोबाइल की दुकान खोलनी है, आपको आईएएस बनना है, आपको पेंटर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको टीचर बनना है, आप ही डिसाइड करते हो। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर होगी तो फिर अगर भारत की एक आदर्श स्थिति मान के चलते हैं, उस समय भारत को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे मान के चलते हैं, प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे, तो सब कुछ किसके द्वारा निर्धारित होगा? सब कुछ सरकार के द्वारा निर्धारित हो रहा होगा। आपके घर में कौन कौन सी चीजें होंगी ये भी सरकार निर्धारित करेगी। अगर सरकार को लगेगा कि आपको कुछ चाहिए 4 व्हीलर तो सरकार देगी, जिसको जो जरूरत की चीजें होंगी सब सरकार तय करेगी। हमारे पास अपना कोई स्वामित्व तो नहीं होगा, हम केवल संसाधनों के संबंध में जो सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे बस उसका पालन कर रहे होंगे। इस तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही होगी कि संसाधन का कैसा प्रोडक्शन होना है, कैसा कंजम्पशन होना है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ये सब सारी बातों का निर्णय सरकार ले रही होगी। अब हमने समझा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं कि डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो बेसिक फीचर है, जो आधारभूत नियम होंगे, सिद्धांत होंगे, वो क्या होंगे, तो आपको पता होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे बेसिक फीचर है वो है ऑनरशिप किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास। ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा इसका बेसिक फीचर क्या होगा, तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा, किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए होती है, पर प्रॉफिट पे कोई हक ही नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट भी नहीं रहेगा। साथ में इसमें जो सरकार का पर्पज होगा, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सरकार का पर्पज था वो था प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना होगा फिर बाद में उसको हम वेलफेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले प्रॉफिट था, फिर बाद में उसको हम वेलफेयर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने कभी भगवती मॉडल सुना हो, या जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं, थोड़ी सी उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। जिसने नहीं पढ़ा इग्नोर इट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहां एक और प्रॉफिट को अपना एंड समझती है और वेलफेयर को एज ए बाई प्रोडक्ट या सेकेंडरी समझती है। वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी वेलफेयर को अपना फर्स्ट टारगेट या एज ए एंड या एज ए प्राइमरी गोल समझती है। अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी जो काम करती है वो वेलफेयर में काम करती है, वो कॉमन गुड पे काम करती है, वो लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी इकोनॉमी को हम कोई और नाम दे सकते हैं, तो चूंकि सारा का सारा काम सरकार के द्वारा निर्धारित होगा, तो सरकार रिसोर्स के संबंध में आपको सीधे डायरेक्शन दे रही होगी या कमांड दे रही होगी। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी होगी, जिसमें सारे निर्णय
सेंट्रलाइज्ड वे में होंगे, अर्थात सारे निर्णय किसी एक केंद्र में बैठे सरकार या शक्ति के द्वारा लिए जाएंगे। तो इस तरह हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को समझा। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों आई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रिस्पॉन्स में आई। फिर हमने बताया कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्योरी पे हमला किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा और सोशलिस्ट इकोनॉमी को खड़ा किया गया। तो हमने ये समझा कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपको बताया क्षमता समाज की है कि व्यक्ति की है। अगर आप मानोगे कि समाज की क्षमता है तो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी को अप्रोच करोगे, अगर आप मानोगे कि क्षमता व्यक्ति की है तो आप इंडिविजुअलिज्म बेस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मानोगे। फिर हमने पढ़ा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, तो मैंने आपको ये बताया कि रिसोर्स पे कंट्रोल जब गवर्नमेंट या स्टेट का हो या कलेक्टिव कंट्रोल हो तो उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। फिर हमने आपको ये बताया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के बेसिक फीचर क्या हैं। जहां तक हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को पढ़ा, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या प्रो हैं, क्या क्या फायदे हैं। सबसे मेन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का फायदा है वो है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है, अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी इक्वालिटी को प्रमोट करती है, समानता को बढ़ाती है। अब आप इसी से दूसरा पॉइंट निकालिए। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई हमेशा इंटरलिंक होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करनी है और आप याद नहीं कर पाओगे। मानव की सीमित क्षमताएं होती हैं याद करने की भी। मैंने आपको बार बार कहता हूं कि कोई बहुत तेज दिमाग का स्टूडेंट नहीं होता, बहुत कोई कमज़ोर दिमाग का स्टूडेंट नहीं होता, बस पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप ऐसे ऐसे चीज़ें याद करोगे, सब अलग अलग रहेंगी, फ्रेगमेंटेड रहेंगी, तो आपको समस्या आएगी। लेकिन अगर आप इसको आपस में लिंक करोगे, तो अगर आपको ये बस याद हो गया तो 1 2 3 4 5, तो आपको पांचों पॉइंट याद हो जाएंगे। एक पढ़ोगे पांचों याद हो जाएंगे। अगर आप 5 को अलग अलग पढ़ोगे तो समस्या होगी। और हम 5 को अलग अलग पढ़ने पे कोशिश करते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम एक एनर्सिया, जिसको मेंटल एनर्सिया बोलते हैं, मानसिक जड़त्व, उसमें फंसे हुए हैं। जैसा जो चल रहा है वैसे ही कर लो, है ना। न्यूटन का पहला नियम जो जड़त्व का पढ़ा था वो फिजिक्स का था, लेकिन एक मानसिक जड़त्व भी होता है जिसमें हम अपनी मानसिक स्थिति को ज़्यादा बदलना नहीं चाहते, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। थोड़ी भी हम प्रयास करने से डरते हैं, हल्का सा भी हम कुछ नया नहीं करना चाहते। तो चलिए आगे चलते हैं। तो समानता अगर बढ़ेगी तो समानता बढ़ने का जो सबसे फायदा होगा वो होगा शोषण कम, क्योंकि आपको पता है कि समानता और शोषण आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जहां जितनी ज़्यादा समानता होगी वहां उतना ही कम शोषण होगा। आज आप देखिए कि अगर सबसे ज़्यादा किसी का शोषण हो रहा है, और हम अगर जेंडर के बेस में देखें तो आप देखिए ट्रांसजेंडर का शोषण हो रहा है। आप देखते होंगे कि भारत जैसे देश में ट्रांसजेंडर को तो अभी तक मानव का हक भी समाज के द्वारा नहीं दिया गया। राज्य ने जरूर उसे एज ए इंडिविजुअलिज्म या एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग आइडेंटिफाई कर दिया है, पर अभी भी समाज ने उसे वो तवज्जो, वो महत्व नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। आखिर क्यों? आप एक बार सोचो, अगर मान लो सारे ट्रांसजेंडर कुछ ऐसा करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए और संसाधन उनके पास आ जाए और बहुत पावरफुल पोजीशन में हो जाए, उनके पास रिसोर्स हो जाए, तो क्या होगा? उनकी स्थिति सही हो जाएगी, उनका शोषण कम होने लगेगा। तो जैसे ही समानता आती है वैसे ही शोषण कम होने लगता है। अगर आप कास्ट के बेस पे देखिए जो शोषण हो रहा है, या जाति के आधार पे अगर आप शोषण देखिए, जेंडर के आधार पे आप शोषण देखिए, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो मेन कारण है शोषण का वो एक आर्थिक कारण भी है, और आर्थिक कारण है असमानता। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी जब आप पढ़ोगे, तो जब आप 39, 38 ये सब आर्टिकल पढ़ोगे
तो देखो कि सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है कि रिसोर्स का कंसंट्रेशन न हो पाए। कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं कि डीपीएसपी में सोशलिस्ट अप्रोच को बढ़ावा दिया गया है, रिसोर्स के कंसंट्रेशन को रोका गया, क्योंकि पता था संविधान निर्माताओं को कि शोषण का जो सबसे प्रमुख कारण है, सामाजिक कारण होते हैं शोषण के नो डाउट, लेकिन आर्थिक कारण जो शोषण के हैं वो कहीं ना कहीं रिसोर्स के कंसंट्रेट होने को कहा जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे ही समानता बढ़ेगी, रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, सरकार निर्णय लेके सभी को रिसोर्स बराबर से देगी, तो शोषण कम होगा, और जितना शोषण कम होगा उतना ही बेहतर क्या होगा, कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याण होगा, या मानव के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। और अभी तो हमने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि रिसोर्स किसके पास होंगे, सरकार के पास, उसका हमने इम्पैक्ट देखा कि कैसे सोसाइटी में समानता को बढ़ावा देगा, शोषण को कम करेगा, लोक कल्याण को बढ़ावा देगा, संसाधनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होंगी, और जो मानवता या हमारी जो अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है वो है मानवता का कल्याण या जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना, वो शायद इस तंत्र से या इस व्यवस्था से प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ये मार्क्सवाद आपको, और अच्छा लगता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ अच्छा है। सोचिए, आज हम देखते हैं गरीबी, शोषण, है ना, किसी के साथ गलत हो रहा, कुछ हो रहा, तो बड़ा कष्ट होता है। कई लोग देखिए आप बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, तो कई के पास कैंसर जैसी जरूरी बीमारी से इलाज करने का भी पैसा नहीं है, जो खतरनाक बीमारी जिसका इलाज जरूरी है उसके लिए भी पैसा नहीं है। तो एक तरफ यहाँ मनुष्य अपनी बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा, वहीं दूसरी तरफ आप देखते होंगे एक से एक बिजनेसमैन या एक से एक आप अधिकारी या एक से एक नेता, किसी को भी आप ले सकते हैं जिसके पास बहुत संसाधन है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि आपको आसपास दिखने लगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ये पढ़ाने का मतलब मेरा बस इतना है कि आपको अपने आसपास सब चीज़ें दिखने लगे, क्योंकि मैं बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखते होंगे कि एक तरफ मानव अपनी बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा, वहीं दूसरी तरफ लोग अनावश्यक लग्जरी आइटम पे खर्च कर रहे हैं। तो ये सब कभी कभार बुरा लगता होगा, और बुरे से ज़्यादा अनएथिकल लगता होगा। तो उन्हीं सब का जवाब कार्ल मार्क्स देता है और कहता है कि जो पहले की व्यवस्था थी, कैपिटलिस्ट व्यवस्था, वो शोषणकारी व्यवस्था थी, वो केवल कुछ लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था थी, ना कि सबके लिए। वास्तव में सोशलिस्ट इकोनॉमी सबके लिए अच्छी थी। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मनुष्य मूलतः समानता के साथ ही पैदा हुआ था, पर कुछ कृत्रिम संस्थाओं ने उसमें गड़बड़ी की, और उसके बाद ये असमानता लगातार बढ़ती गई। पहले जमीन को लेकर कुछ वर्ग ने अपने पास रखा और बाकी लोगों का शोषण किया, फिर दूसरे जो रिसोर्स थे उस पर कब्जा किया, और धीरे धीरे संसाधनों पे केवल कुछ लोगों का हक हो गया, और वो कुछ लोग बहुत बड़ी संख्या में जो मजदूर थे उनका शोषण करने लगे। और हम इस व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, और उसके पीछे पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक मॉडल समझाते हैं। इस तरह से आपने समझा होगा। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि अगर हमें समझना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, तो हमें पहले इसकी कमियां समझना होगा, क्योंकि जब तक हम कमियों को नहीं समझेंगे तो फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि अगली विचारधारा या अगला इकोनॉमिक मॉडल कैसे आया। तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी थी वो सेम वैसे ही थी जो मर्केंटलिज्म में मैंने आपको बताया। देखिए, थोड़ी फिलॉसफी वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि स्वामित्व तो स्टेट का होना चाहिए और वो काम करेगी। अच्छा लगता है, थ्योरेटिकल ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, पर एक बात समझिए कि कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो केक है, ये है ना, हम इसको केक बोलते हैं, ठीक, नॉर्मली आप समझ लो इसको जीडीपी, है ना। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सारी जीडीपी है वो बांटो, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करो, किस पे, जिसको जरूरत हो उसको देते रहो। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें देना भी चाहिए जिसको जरूरत है, और हम लगातार अगर बांटते रहे तो सवाल है कि केक का साइज भी तो बड़ा होना चाहिए।
जितना केक है अगर आप बांट दोगे तो केक बनना भी तो चाहिए, अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो केक बड़ा नहीं होगा। जब केक बड़ा नहीं होगा तो आप कैसे बांटोगे? मतलब अगर मान लो देश की तिजोरी में पैसा आएगा नहीं तो देश कैसे उस पैसे को बांटेगा? तो कहीं ना कहीं पहले पैसा आना चाहिए फिर बांटना चाहिए। तो चलो ठीक है, पैसा आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी तो पैसा आएगा, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होंगी? एक सवाल यहां पर आता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी लोगों के अपने प्रॉफिट के कारण, क्योंकि लोगों के पास एक काम करने का मोटिवेशन था। उस मोटिवेशन के कारण लोग रात दिन काम कर रहे थे, धीरे धीरे इफिशिएंट हो रहे थे, इनोवेटिव हो रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे और वो रिसोर्स का बेहतर से बेहतर प्रयोग कर रहे थे और अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और धीरे धीरे इसी से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, लोगों को नौकरी मिल रही थी, लोगों की आय बढ़ रही थी, देश की में तिजोरी में भी पैसा आ रहा था, मतलब जीडीपी बढ़ रही थी और फिर अच्छा चल रहा था। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि भाई लोग काम क्यों करेंगे? आप कैसे करवाओगे लोगों से काम? आखिर मोटिवेशन ही क्या है? और यही सबसे बड़ा इसका लूपहोल निकला कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं हुआ तो इकोनॉमी इनएफिशिएंट होती रही, खराब होती रही, रिसोर्स का साइंटिफिक तरीके से यूटिलाइजेशन होना बंद हो गया। प्रेरणा ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है। तो इस तरह इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी की कि भाई मोटिवेशन कहाँ से आएगा, काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? आप कहोगे सरकार के लोग काम करेंगे, तो सरकार के लोगों को तो सैलरी मिलेगी, तो जितना सैलरी मिल रही है वो तो लगातार वही मिलेगी चाहे काम करें या ना करें। फिर आप कहोगे कि सरकार के लोग काम नहीं करेंगे तो उसको देखने के लिए हम इंस्पेक्टर खड़े कर देंगे, तो फिर इंस्पेक्टर को देखने के लिए दूसरे इंस्पेक्टर, तीसरे तरह के इंस्पेक्टर, और हम एक हैवी मशीनरी खड़ी करते जाएंगे गवर्नमेंट की और बर्डन बढ़ता चला जाएगा। पर आपको पता है कि सब आपस में फिर मिलकर करप्ट हो जाएंगे क्योंकि काम करने का कोई मोटिवेशन है नहीं। सपोज करिए अगर मान लीजिए बस हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, और सभी सरकारी बस हों तो क्या होगा? सरकारी बसें कैसे चलेंगी? आपको भी पता है कि पता चला स्पीड में चल रही है, जितनी चलनी चाहिए उससे ज़्यादा स्पीड में, धक्का ब्रेकर सब कोई ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि रिसोर्स गवर्नमेंट का है और व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हमारा इससे क्या फायदा, हमारा क्या नुकसान। दौड़ाओ, 4 कस्टमर बैठेंगे तो ठीक, ना बैठें तो ठीक, कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कोई मोटिवेशन ही नहीं है काम करने का, कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा, तो वो सर्विस की क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि सैलरी तो मिलनी ही है। और ये सब समस्याएं आप आसपास अपने आराम से देखिएगा, जितने भी गवर्नमेंट बेस्ड सेक्टर हैं कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हर गवर्नमेंट ऑफिसर या हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे ही काम करता है। आप इसरो जैसे इंस्टीट्यूट को भी देख सकते हो जो सरकारी है लेकिन आज कई ऊंचाइयों पे भारत को ले जा चुका है। तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि कोई इंसेंटिव नहीं होगा, है ना। अगर आपको देखना है सोशलिस्ट इकोनॉमी को तो आप थोड़ी स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दीजिए। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और यूरोप में भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं खेल में भी प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है, तो आप उसका भी रोल देख सकते हैं। सोचिएगा, मैंने आपको केवल एक तरीका दिया। तो इस तरह से हम समझते हैं, है ना। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मेरी बातें गलत नहीं होंगी, मैं कंप्लीट हूं, ऐसा नहीं है। मेरी बातें गलत है, मुझे पता भी है। गलत और सही दोनों साइड आपको बताना है। तो अगर आपको कुछ लगे तो आप उसे कमेंट से बता भी सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हमें बाद में क्रिटिकल होकर देखना है। अभी मैंने आपको कहा था कि जब मैं कार्ल मार्क्स को बता रहा हूँ तो मैं जो उसका वकील बन के आपको बताऊंगा उसकी सारी अच्छी बातें, फिर बाद में हम लोग क्रिटिक करेंगे। और वही हम कर भी रहे हैं अभी कि कैसे केक का साइज बड़ा करने को लेकर उसने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि कहाँ से मोटिवेशन आएगा। भाई आप कहते हो स्टेट के पास ओनरशिप रहेगी, तो स्टेट तो आखिर सरकार के ही लोग होंगे ना, और सरकार के लोग होंगे तो इंसान ही होंगे, और जब इंसान होंगे तो वही काम करेंगे जो इंसान का स्वभाव होता है। इंसान का स्वभाव होता है कि वो मोटिवेशन पे काम करता है, पर सवाल है कि मोटिवेशन ही कहाँ है। तो इस तरह से इस इकॉनमी में बड़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसी आ जाती है।
अच्छा, आप देखिए, है ये इकोनॉमिक मॉडल, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सोसाइटी या पॉलिटिकल रोल भी बहुत होगा। अब चूंकि आपको पता है कि सारे रिसोर्स किसके पास होंगे, सारे रिसोर्स गवर्नमेंट के पास होंगे। आपको राशन कार्ड से अनाज लेना है तो बाबू के पास जाना पड़ेगा, आपको इलाज कराना है सपोज करो तो अस्पताल में भी साइन करवाने पड़ेंगे अधिकारियों से कि ये वो। अगर सपोज करो सारे रिसोर्स सरकार के पास हो जाएं तो सरकार की जितने अधिकारी हैं वो पावरफुल हो जाएंगे, और सरकार के जब अधिकारी पावरफुल हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो खतरा आएगा वो डेमोक्रेसी को आएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी नागरिकों को मजबूत बनाती है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे देती है और अकाउंटेबल भी नहीं रखती। उससे एक समस्या क्या आती है कि गवर्नमेंट के लोग जो अपने आप को नौकरशाही के अप्रोच से देखने लगते हैं, अपने आप को माई बाप समझने लगते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि भारत में जो नेहरू इकॉनमी या जो सोशलिस्ट इकॉनमी आती है और उसके 30 साल बाद आप देखते हो कि एक हमारे यहाँ कल्चर पैदा होता है, और यूपी बिहार के लोग इसको देखिए, उसे माई बाप कल्चर कहते हैं, कि अधिकारियों को सब कुछ माना जाता है। नौकरशाही आप देखिए उसको, या रेड टेपिज्म आप समझिए, वो सब कहीं ना कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी से डायरेक्ट आपको कनेक्ट मिलेगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक जो लूप होल है वो आप पाओगे कि उसका लूप होल आपको पॉलिटिकल सिस्टम में भी दिखता है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। डेमोक्रेसी के मूल कॉन्सेप्ट पे, जिसमें कहा जाता है कि नागरिक ही स्वामी हैं, उस पर कहीं ना कहीं हमला करता है। तो इस तरह हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी के प्रो एंड कॉन्स को समझा, और हम देख रहे हैं धीरे धीरे हम आपको 1700 के टाइम से लेकर 1930 तक की बात आपको बता रहे। और इस कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि यहां से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही थी, साथ में मैंने आपको बताया कि यहां से सोशलिस्ट इकोनॉमी भी चल रही है। अब 1930 तक दोनों चल रहे हैं और दोनों में आपस में एक दूसरे को लेकर विरोध हो रहा है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप एक कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद यहीं से पड़ रही है। कोर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी आपस में जो लड़ रहे हैं वही शीत युद्ध बनेगा। जब आप विश्व युद्ध देखेंगे, वर्ल्ड वॉर देखेंगे, और वर्ल्ड वॉर आप जब सेकंड देख रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि हिटलर जो एज एक मेन पर्सनालिटी इमर्ज हो रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही इकोनॉमी के मॉडल हैं जो आपस में एक दूसरे को विरोध करना चाहते हैं। आप देखोगे कि हिटलर को बढ़ावा कुछ स्टेट के द्वारा दिया जाता है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से अपने आप को चला रहे थे, और उन्हें डर था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो समस्या आएगी, इसीलिए हिटलर को एज उन्होंने एक ढाल के रूप में यूज किया, और वो बाद में एक समस्या बना, एक अलग बात है। लेकिन आपको हर चीज़ को आपस में बहुत इंटरलिंक करना है, क्योंकि सब्जेक्ट कभी अलग नहीं होते, हम उसे अलग करते हैं, और जितना आप आपस में कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।